क्या आप रुई के बारे में जानते हैं? बिल्कुल आप जानते होंगे रुई के बारे में। रुई जिसका प्रयोग हम दिनचर्या में करते ही रहते हैं, कभी कानों के मैल को निकालने के लिए, तो कभी जो है वो जोत जलाने के लिए। आप सभी ने जोत बत्ती तो बनाई ही होगी, नहीं भी बनाई होगी तो देखा तो होगा। आपकी मम्मियां जो है जोत जलाने के लिए रुई की बत्तियां बनाती हैं, फिर तेल डालती हैं, फिर जलाती हैं। अब रुई से जो बत्तियां बनाई जाती है तो उसके लिए आपने देखा होगा रुई को लेकर हम हाथों के ऊपर ऐसे ऐसे मलते हैं, जिससे कि रुई के धागे जो होते हैं, मतलब आप कह सकते हो छोटे छोटे से जो तंतु होते हैं, वो आपस में लिपट जाते हैं और एक बड़ी सी संरचना बन जाती है। तो उसी के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो लिखा है तंतु के बारे में रुई। क्या आप कभी तेल की लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? क्या आपने कभी बनाया है ऐसा? हाँ, बनाया भी होगा आप लोगों ने। इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? क्या उपयोग में लाते हैं? रुई या फिर कपड़े? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या प्रेक्षण किया? यही कि उसमें छोटी छोटी सी आपको लड़ियां दिखाई देती हैं, तंतु दिखाई देते हैं। ये छोटी पतली लड़ियां जिन्हें आप देख रहे हैं, कपास तंतुओं से बनी हैं। कपास की खेती की जाती है बच्चों, जहां से रुई को निकाला जाता है, रुई का उत्पादन किया जाता है। अब ये कैसे होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। रुई कहां से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। यानी कि अगर आपसे सवाल पूछे कोई भी कि रुई कहां से आती है, तो आप बताएंगे क्या? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतया कपास के पौधे वहां उगाए जाते हैं जहां की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण हो, यानी कि जहां ज्यादा पानी ना हो, थोड़ा सूखा सा हो। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है या खेती की जाती है? बिल्कुल बता सकते हैं आप। बताइए कहां कहां आप लोगों ने देखा है कपास की खेती, कहां होती है? क्या आप जानते हैं? तो अगर जानते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करके जरूर बताएं। आप सभी अपने अपने उत्तर तो मुझे भेज ही देंगे, मैं आपको बता देता हूं। इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कपास की खेती की जाती है आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, पंजाब में। इन जगहों पर खेती की जाती है। और भी बहुत सारे राज्य हैं, पर कुछ राज्यों के नाम आपको पता होने चाहिए। कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। यानी कि कपास की जो खेती होती है उसमें छोटे छोटे से फल उगते हैं, जिसे हम कहते हैं कपास गोलक, जो नींबू के आकार के होते हैं, इतने बड़े बड़े। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज फूटकर या टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतु से ढके बिनोले यानी कपास बीज को देखा जा सकता है। यानी जब वो फूटते हैं तो कपास के बीजों को आप साफ देख सकते हैं। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है बच्चों आपको? जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका होता है उसे फिर निकाला जाता है। इस समय खेत कपास के परिफुल्लों यानी रोवों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम ने ढक लिया हो। यानी खेत जो है पूरा का पूरा जो है बर्फीला जैसा दिखाई देता है। जैसे आपने बेटा स्नोफॉल अगर देखा हो, ऊपर से जो बर्फबारी होती है, अगर उसे आपने देखा हो तो वो जब कहीं पर अटकता है जैसे पत्तों इत्यादि पर, पौधों पर, तो ऐसे ही कुछ ना सफेद सफेद सा चमकने लग जाता है। तो वही कह रहा है क्या कि यहाँ पर बिल्कुल खेत उसी की तरह हिम के जैसे कि खेत होते हैं, यानी खेतों में हिम जैसे बर्फबारी होती है वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, उसके जैसा दिखने में लगता है। साधारणतया इन कपास बॉलों के कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी हाथों से निकाला जाता है। इसके पश्चात कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। यानी इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कपास ओटना। क्या कहते हैं बच्चों? कपास ओटना। कपास ओटना एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कपास के बीजों को उनके अंदर से निकालकर उसमें से पृथक किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं कपास ओटना। पारंपरिक ढंग के या ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। यह कपास ओटने की पारंपरिक विधि है जो हाथों के द्वारा होता है, जैसे कंघी जैसी संरचना होती है और इसके द्वारा फिर कपास को अलग किया जाता है।
अब सिर्फ कपास से ही नहीं हम रेशे प्राप्त करते हैं या फिर कह सकते हो तंतु प्राप्त करते हैं। हम तंतुओं को जूट जो कि पौधों से निकलता है, जूट के पौधों से निकलता है या निकलते हैं रेशे, उससे भी हम कपड़े तैयार करते हैं। तो उसी के बारे में हम जानेंगे अब जूट के बारे में। जूट यानी कि पटसन। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है क्योंकि पानी की ज्यादा मात्रा की इसे आवश्यकता होती है। जबकि आपने देखा था जो हमारा ये यहाँ पर हमने खेती की थी बच्चों, किसकी खेती की थी? बताओ बताओ, किसकी की थी? रुई की। तो रुई की खेती या फिर आप कपास की खेती कह सकते हैं। कपास की खेती में हमें ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं थी, ये कुछ गर्म इलाके होने चाहिए, बस थोड़ी गर्मी होनी चाहिए। वहीं पर जो जूट की खेती होती है वो ज्यादा बारिश के समय में की जाती है क्योंकि पानी की ज्यादा मात्रा की जरूरत होती है। भारत में इसका जो उत्पादन है वो बंगाल, बिहार, असम आदि में मुख्यतः किया जाता है। सामान्यतः पटसन यानी कि पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटे जाते हैं। जब उनकी पुष्प निकल जाते हैं, छोटे छोटे से जो फूल होते हैं वो निकल जाते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखा जाता है जिससे कि वो फूल जाएं। ऐसा करने पर तने जो है गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने के लिए इन सभियों को यानी इन सभी तंतुओं को फिर तागों या धागों के रूप में परिवर्तित किया जाता है और फिर उसके बाद धागे बना लिए जाते हैं। अब है रुई से धागे बनाने की प्रक्रिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है रुई से धागे बनाने की प्रक्रिया। आप कुछ रुई लीजिए, उसको हाथ में ऐसे लेकर उसको ऐसे ऐसे करके रोल कीजिए, आप देखेंगे धागे जैसी संरचना बन जाती है। हालांकि उतनी परफेक्ट हम हाथों से नहीं बना पाते हैं जितनी कि मशीनों से बन जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया धागा बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है या इस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। अब कहता है क्या? सूती तागे की कताई, यानी सूती तागे कैसे बनाए जाते हैं या फिर कैसे धागे बनाए जाते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। आप अगर धागा बनाना चाहते हैं तो आप खुद भी बना सकते हैं बेटा। और सूती धागा जो है वो किससे बनता है बेटा? रुई से। तो रुई से आप जो है सूती धागा बना सकते हैं। तो आपके दिमाग में अब चल रहा होगा कि सर इसका मतलब ये हुआ कि जो सूती कपड़े होते हैं वो रुई से बने होते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं बच्चों, रुई से बने होते हैं हमारे सूती कपड़े। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि ये तागा जो है बनाने का प्रयास करेंगे अब हम। तो अब हम बात करेंगे क्रियाकलाप नंबर 4 के बारे में। तो क्रियाकलाप नंबर है 4। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भर लीजिए। यानी यहाँ पर हाथ में रख लेना है और आपको चुटकी भर रुई ले लेना है। इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए और रेशे को लगातार ऐंठते रहिए जैसे कि यहाँ पर ऐंठ कर दिखाया गया है। क्या आप तागा बना सके? बिल्कुल बना पाएंगे आप, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। बस हाँ, आप जो चीज सीखते हैं बच्चों उसे करके जरूर देखें जिससे कि आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो अब हमने ये जान लिया कि भैया धागा कैसे बनता है। धागा बोलो या तागा एक ही बात है। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। ठीक है, ऊपर हमने एक प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था बेटा जिसको हमने जाना था ओटना, कपास ओटना। कपास ओटने की प्रक्रिया कपास में से रुई निकालने की प्रक्रिया है। वहीं पर जो हम कताई की बात करें तो कताई एक प्रक्रिया है जिसमें रेशों की मदद से तागा बनाया जाता है या धागा बनाया जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते जाते हैं और आसपास के रेशे एक दूसरे में लिपट कर धागे का निर्माण कर लेते हैं। कताई के लिए एक सरल युक्ति है हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है जिसे आप चरखा भी कहते हैं। इसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई के लिए हम चरखा का उपयोग करते हैं। ये तकुआ है जैसे आप देख सकते हैं, इसका प्रयोग जो है वो आप लोगों ने देखा होगा अपने गांव घरों में। फिलहाल हो सकता है कि आप लोगों ने ना भी देखा हो, लेकिन गांव घर में जाएं तो पूछें वहां के लोगों से, आपको जरूर वो बताएंगे कि आखिर कैसे किया जाता है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों यानी खादी को पहनने तथा ब्रिटेन की मीलों में बने
आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। यानी कि शुरुआत तो बहुत पहले से थी, उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया था महात्मा गांधी जी ने। यानी महात्मा गांधी जी को हमें धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने हमें कताई के बारे में बताया। मतलब आखिर उन्होंने कुछ खोजा नहीं था, ये जो प्रक्रिया थी ये बहुत पहले से थी, बस उन्होंने उस पर जोर दिया कि हमें इसको बढ़ावा देना चाहिए। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया, और जिसके उपलक्ष्य में जो है ग्रामोद्योग का आयोग किया गया, और ग्रामोद्योग आयोग कहा गया उसे। तो ये चरखा काटने की प्रक्रिया है बेटा। आप देख सकते हैं चरखा होता है और उसमें रुई का कुछ बंडल सा हाथ में लेते हैं और उसमें से रुई निकलता जाता है, उस हाथ से घुमाते रहते हैं, सारा का सारा रुई जो है इस पर धागे के रूप में लिपट जाता है, और फिर उस धागे के प्रयोग से जो है ना कपड़े बनाए जाते हैं। बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। यानी अगर बड़े स्केल की बात करें, आप जानते ही हमारा जो कह सकते हो हमारी जो जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हमारी जो ज़रूरतें हैं वो भी बढ़ रही है। तो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें मशीनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। तो ये कह रहा है कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। तागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया से पहले अब तक हमने क्या कुछ सीखा, क्या कुछ जाना, तो एक बार छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। बस जस्ट मैं आप लोगों का 1.5 से 2 मिनट लूंगा, इसके अंदर मैं रिवीजन करा देता हूँ। तंतुओं से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में हमने कहा कि बूझो और जो उसकी बहन थी, यानी कि जो जिसे आप पहेली बोलते हैं, वो गए थे दुकान पर, उन्होंने जो है अपने पुरस्कार वाले पैसों से अपने मम्मी पापा के लिए कपड़े खरीदे थे। अब उन्होंने अपने पापा के लिए मुफलर खरीदा था और मम्मी के लिए जो थी वो सूती की साड़ी खरीदी थी उन्होंने। उसके बाद क्रियाकलाप 2 में हमने जाना था कि किस तरीके से सूती के जो कपड़े होते हैं और जो दूल्हे कपड़े होते हैं, इन कपड़ों के अंदर धागे होते हैं, धागे जैसी संरचना होती है। फिर उसके बाद हमने क्रियाकलाप 3 में पढ़ा कि अगर हम धागों को अंगूठों से खींचे ऐसे करके, तो हमें धागों के अंदर भी पतली पतली संरचना दिखाई देती है, जिसे हम तंतु कहते हैं, और तंतुओं के प्रयोग से ही कपड़े बनाए जाते हैं। उसके बाद आज हमने यहाँ से शुरुआत की अभी रुई क्या होता है, तो रुई जो है वो उसका उत्पादन किया जाता है खेतों में। ये उष्ण इलाकों में होती है इसकी खेती, राजस्थान और राजस्थान में कह सकते हैं कुछ हिस्सों में, उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों पर ये जो खेती है उसकी की जाती है। कपास जो है वो गोलक के रूप में होते हैं, नींबू के आकार के होते हैं, जब वो परिपक्व हो जाते हैं तो फट जाते हैं, फटने के बाद पूरा खेत जो है बिल्कुल सफेद सफेद सा हो जाता है। उसके बाद हमने जाना था इसमें एक मेथड के बारे में, कपास ओटने की विधि के बारे में। कपास ओटने की यहाँ पर पारंपरिक विधि का वर्णन किया गया है, उसकी चर्चा की गई है, जिसमें हमें बताया गया कि कैसे बालों जैसी संरचना वाले इस उपकरण का प्रयोग करके कपास को अलग किया जाता है उसके बीजों से। उसके बाद हमने जाना जूट के बारे में, जिसे पटसन भी कहा जाता है। जूट की खेती बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल कह सकते हैं आप, और असम, इन क्षेत्रों में ज़्यादा होते हैं जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, और बारिश के ऋतुओं में इसकी खेती की जाती है। जूट के उत्पादन के लिए सबसे पहले पौधे को परिपक्व होने देते हैं, जब फूल निकल जाते हैं उसके बाद पौधों को काट कर कई दिनों तक पानी में डुबो देते हैं, जिससे वो फूल जाए और इसमें से रेशों को बाहर निकाला जा सके। उसके बाद हमने कताई की विधि के बारे में जाना कि कताई विधि एक विधि होती है जिसके द्वारा धागों को बनाया जाता है रेशों के मिलाने से। यानी रेशों को जब आपस में आप मोड़ देते हैं या फिर आपस में मिला देते हैं, तो इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं इसका निर्माण हो जाता है। और इसमें फिर हमने चरखा काटने की विधि के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे तागे से वस्त्र के बारे में। जैसा टाइटल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है। तागे तो हमने तैयार किए, लेकिन सवाल उठता है कि इससे वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं, इनमें से 2 प्रमुख विधियां बुनाई और बंधाई है। यानी एक विधि है बेटा बुनाई और दूसरी विधि है बंधाई। बुनाई क्रियाकलाप 2 में हमने जब देखा कि धागों को जब खींचा जाता है तो उसमें पतली पतली संरचनाएं निकलती है। तो वस्त्रों के 2 सेटों, जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, से मिलकर बनते हैं। धागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं, जिसे इंग्लिश में वीविंग कहते हैं बेटा। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करें। आपने बेटा कुछ वो क्या कहते हैं गांव घरों में प्रयोग होने वाले जो पंखे होते हैं, जो बांस से बने होते हैं बेटा, उनको देखा होगा, तो उसमें भी कुछ ऐसे ही संरचना आपको देखने के लिए मिलती है।
इस तरीके से संरचना आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसमें एक धागा नीचे से ये वाला आया, ये ऊपर से गया, फिर ये नीचे से गया, फिर इसके ऊपर से ये गया, और ऐसे करके संरचना जो है वो एक के ऊपर एक से बनी रहती है। और जिसके बारे में बताते हुए मैंने आपको बताया था कि आप इसके उदाहरण के तौर पर जो है अपने घर में प्रयोग होने वाली खाट को भी देख सकते हैं। खाट की बुनाई भी कुछ इसी प्रकार से की जाती है। तो ये बुनाई की प्रक्रिया होती है जिसमें धागे के 2 सेट लिए जाते हैं, जिसमें एक इस तरीके से धागा होता है और दूसरा इस तरीके से धागा होता है। बेटा ये धागे एक दूसरे को ऐसे जकड़े हुए होते हैं, इसीलिए जो कपड़ा है तैयार हो पाता है। अगर आप इसमें से एक धागे को खींचेंगे तो ये पूरा का धागा सीधा का सीधा निकलता चला जाता है, क्योंकि ये ऊपर नीचे ऐसे करके संरचना में होती है, बिल्कुल ऐसा जैसा आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। तो यही यहाँ पर कह रहा है। तो अब आपके पास है क्रियाकलाप नंबर 5, जिसमें आपको धागे के बारे में समझाया गया है कि किस तरीके से धागे को लपेट कर हम कपड़ा बनाते हैं। क्रियाकलाप 5, भिन्न रंगों की 2 कागज की शीटें लीजिए। ऊपर जो यहाँ पर गतिविधि करने के लिए बोला गया उसी को क्रियाकलाप 5 में कह रहा है कि आप 2 धागे लीजिए अलग अलग कलर के, या 2 कपड़े की पट्टी लीजिए, या फिर 2 जो है वो आप कागज की पट्टी ले सकते हैं। ऐसे करके एक पट्टी ऐसे ऐसे बिछा दीजिए बेटा, बिल्कुल इस तरीके से, लाल कलर की जो दिखाई है मैंने। और जो नीले कलर की पट्टी है उसको ऊपर से नीचे की ओर बिछाएंगे, जिसमें आपका ये ऊपर से आएगा बेटा, और फिर ये धागा यहाँ से नीचे से आएगा, फिर ये ऊपर से, फिर नीचे से, इस तरीके से ऊपर नीचे से ये धागा जो है ऐसे करके बुनता है। और ये ध्यान रखें, अगर इधर धागा ऊपर आया है तो इधर ये धागा नीचे रहेगा, जिससे कि इसकी बुनाई जो है परफेक्ट रहती है। इसको मैं चित्र की सहायता से ही आपको बता देता हूँ। जैसे ये कह रहा है कि 2 कपड़े या कागज के आप सेट ले लीजिए, और सेट लेने के बाद आप इसे ऐसे काट लीजिए। काटने के बाद उसमें आप धागों को धागे अगर लिए तो धागों को फंसाइए, कपड़े लिए तो कपड़ों को फंसाइए, या फिर कागज लिया तो कागज को फंसा दीजिए। इस तरीके से आप फंसाएंगे तो आपको ऐसी कुछ मैच जैसी संरचना दिखाई देगी। इसी तरीके से जो है हमारे कपड़े भी बुने जाते हैं। ये जो चित्र आपको 3.12 दिखाया गया है, इसके अनुसार बुनिए। चित्र 3.12 में पट्टी के बुनने के पश्चात एक नमूना दिखाया गया, उसके हिसाब से ही आपकी संरचना भी बनकर आएगी। इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या जो हस्त्र प्रचालित होते हैं, विद्युत प्रचालित भी हो सकते हैं, उनसे की जाती है। अब ये करघे क्या है? ये है बेटा हथकरघा। हथकरघे में देख सकते हो आपकी हाथ में इन्होंने एक कंघी जैसी संरचना ली है, और इसमें वो जो है मतलब कपड़े की बुनाई करते हैं। साड़ी इत्यादि ऐसी ही बनाई जाती है, या फिर धोती इत्यादि, या फिर कपड़ों की बड़ी बड़ी थान, और उसको फिर काट काट कर फिर हमारे शर्ट वगैरह बुने जाते हैं, सिले जाते हैं। एक विशेष प्रकार की और बुनाई की विधि है। तो ये कह रहा है एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इसकी बुनाई जो है उसे हम कहते हैं निटिंग, यानी स्वेटर बुनने की जो प्रक्रिया उसे हम क्या कहते हैं? निटिंग। किसी एकल तागे को उपयोग वस्त्र के द्वारा टुकड़े को बनाने के लिए किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी धागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करेंगे तो आप क्या देखेंगे? बिल्कुल वही देखते हैं, एक धागे को खींचते हैं और पूरा मोजा जो है वो खुल जाता है, क्योंकि बेटा मोजा स्वेटर इसी तरीके से बुने जाते हैं, जिसमें एक ही धागा लिया जाता है। ऊपर जो आपने प्रक्रिया पढ़ी उसमें 2 धागे होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से होते हैं, और यहाँ पर जो आपने स्वेटर बुनने की विधि पढ़ी उसमें एक ही धागे का प्रयोग करके सिलाई की जाती है। आप अपनी मम्मी को भी देख चुके होंगे स्वेटर बुनते हुए। हालांकि पहले ये प्रक्रिया बहुत प्रचलित थी। लोग स्पेशली जो लेडीज होती थी वो क्या करती थी, सर्दियों में धूप में बैठकर स्वेटर बुनती थी और अच्छी अच्छी डिजाइन के स्वेटर्स वो बनाती थी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है, यहाँ पर भी आपको कुछ इसी तरीके से बताया गया है। एकल धागा लगातार खिंचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ जाता है। मौजे और बहुत सी अन्य पहनने वाली जो वस्तुएं होती हैं वो इसी प्रकार से बनी होती हैं। देखिए यहाँ पर एक ही धागा है, वस्तुएं बनाई होती है इसी तरीके से। इस प्रकार से बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण के लिए किया जाता है, और इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। यानी पहले कपड़े बनाए जाते हैं बेटा, फिर कपड़ों से हमारे वस्त्र सिले जाते हैं काट पीट कर। अब पहले के दिल में और दिमाग में सवाल आता है, पहली झनझना आ जाती है, क्या लेके जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल की बाहरी खोल के तंतु
से बने हुए किसी वस्त्र को देखा है? हाँ, हमने रस्सी देखी है बेटा। नारियल के जो बाहर वाले तंतु होते हैं उनसे रस्सी बनाई जाती है। इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग होता है? स्पेशली आपने रस्सी बनाने के लिए ही किया होगा। अब हम बात करेंगे वस्त्र सामग्री का इतिहास के बारे में, यानी कि वस्त्र की खोज कैसी हुई, कैसे जो है वो सूती के कपड़े इतने ज्यादा प्रचलित हो गए, किस प्रकार से हमने कपड़ों की इतनी विविध वैरायटियां तैयार की, इन सभी के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? बताइए। पहले वो बेटा पत्तों को लपेट लेते थे और जानवर की खालों को अपने ऊपर लपेट लेते थे, जिससे कि वो सर्दी से और धूल मिट्टी धूप से खुद को बचा सके। आपको पता ही होगा वस्त्र का प्रयोग क्या है। अगर हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ वस्त्र को बनाने की विधि नहीं पढ़नी है, हमें यह भी जानना है बच्चों कि जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो वस्त्र हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। बहुत ही सामान्य सा ये प्रश्न है जो आप लोगों से पूछा भी जाता है। बताइए वस्त्र के क्या क्या उपयोग हैं? तो आप बताएंगे वस्त्र से हमें जो है तापमान से बचने में मदद मिलती है, बारिश से, धूप से या वातावरण के प्रभाव से खुद को बचाने में हमें मदद मिलती है। किसके प्रयोग से? वस्त्र से। और इसीलिए तो हम वस्त्रों के निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों, कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा सा है ना। मतलब चैप्टर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सामान्य सी बातें हैं जो आप लोगों से पूछी जा रही हैं, और ये सामान्य सी बातें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती है, पर पता होनी चाहिए, है ना। वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल को, यानी जिसे वल्क कहते हैं, बड़ी बड़ी पत्तियों को, अथवा जंतुओं की चर्म यानी कि उसके जो खाल होते हैं उनको, या फिर समूर से बने हुए जो होते हैं और समूर आदि से उनसे अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियां, घास को बुनकर चटाइयां, डालियां, टोकरी बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी बड़ी लड़ियां बनाई उन्होंने और इनको बुनकर वस्त्र बनाए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने हुए वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाए जाते थे। यानी रुई को ज्यादा पानी नहीं चाहिए, पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि पानी चाहिए ही नहीं। पानी तो चाहिए भैया, बिना पानी के खेती आप कैसे कर सकते हो। हाँ, पर ये ध्यान रखना उनको वातावरण थोड़ा गर्म चाहिए। उसके बाद फ्लैक्स भी एक पादप है जिसके प्राकृतिक तंतु का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन मिस्र, ये इसके बारे में जो नीचे दिख रहा है बेटा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई अथवा फ्लैक्स की कृषि की जाती थी, जो कि नदियों के निकटवर्ती होते थे। किस नदी के बेटा? नील नदी के। किस प्रकार की खेती की जाती थी? रुई और फ्लैक्स की। तो ये ध्यान रखेंगे। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना तो आता नहीं था, और ना ही स्वेटर बुनना, और ना ही ऐसे रेशों का ज्ञान था उन्हें। उस समय लोग अपने शरीर को विभिन्न वस्त्रों या विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंग के उससे उपयोग में लाते थे इन्हें। सिलाई की सुई के आविष्कार, सिलाई की जब सुई मतलब इन्वेंशन में आई, तो सिलाई के सुई के आविष्कार के साथ ही लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनना भी सीख लिया। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़े जो है बहुत ही विभिन्नताओं में आने लगी। और परंतु यह जानकर आश्चर्य होना बहुत ही सिंपल सी बात है कि भैया कि आश्चर्य बात नहीं है कि आजकल साड़ियों, धोतियों और लुंगियों और पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इनको सिला नहीं जाता है, सिर्फ काटा जाता है और पहना जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता है बेटा, उसी प्रकार से हमारे वस्त्रों में भी अत्यधिक विविधता है। वस्त्रों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं, उनके कपड़े अलग होते हैं, क्योंकि वस्त्र बनाने के लिए जो रेशों का प्रयोग होता है बेटा, वो उनकी उपलब्धता पर तय करता है कि वस्त्र कैसे बनेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी बातें हैं जो बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर कह रहा है कपास गोलक होता है जिसको ओटा जाता है, फिर रेशे निकलते हैं जिसको कताई की जाती है, फिर तागे बनाए जाते हैं जिसकी बुनाई करके वस्त्र बनता है या फिर बंधाई करके। यानी दो तरीकों से हम वस्त्र का निर्माण करते हैं, तागे से या तो बुनाई से या बंधाई से।
चलिए अब हम कुछ की पॉइंट्स की बात कर ले, प्रमुख शब्दों की बात कर लेते हैं। रुई क्या है? रुई प्राकृतिक रेशे होते हैं जिनको हम कपास की खेती द्वारा प्राप्त करते हैं, और इसकी खेती जो है वो शुष्क इलाके में होती है, और मुख्यतः ये महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, पंजाब, इन जगहों पर ज्यादातर की जाती है। वस्त्र, वस्त्र रुई के प्रयोग से या अन्य जो रेशे हैं उनके प्रयोग से की जाती है, बनाए जाते हैं। अभी आप बेटा छठी कक्षा में हो तो ज्यादा व्यापक जानकारी आपको नहीं दी गई है, पर जब आप 7वीं 8वीं में जाओगे तो आप जो है सूती कपड़ों के बारे में जानते हुए साथ ही साथ आप जो है वो जानेंगे किस तरीके से पॉलिस्टर, पॉलीथीन, इस तरीके के जो पदार्थ होते हैं वो बनाए जाते हैं, और फिर जानेंगे हम कि किस तरीके से कपड़े बनाने की जो प्रक्रिया है वो कंपनियों में होती है। अभी बहुत थोड़ी सी बातें आपको बताई गई हैं, पर मैं उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आप याद रखेंगे। सॉरी। उसके बाद है हमारे पास तंतु। तंतु जो है वो बहुत ही सामान्य से रेशे होते हैं जिनको प्राप्त करके धागे बनाए जाते हैं। उसके बाद कताई है। कताई के द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं रेशों को आपस में जोड़कर या फिर आप कह सकते हो मिलाकर, ऐंठ कर धागे बनाए जाते हैं। धागे को बुनकर जो है वो कपड़े बनते हैं, और धागा जो है वो कताई की प्रक्रिया के बाद हमें प्राप्त होता है। ये कुछ की पॉइंट्स है बेटा। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको अभ्यास के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। फिलहाल मैं एक बार सारांश के बारे में बता देता हूं। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी, पॉलिस्टर। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तंतु प्राकृतिक भी हो सकते हैं और संश्लिष्ट भी। रेशम, ऊन, जूट ये सब प्राकृतिक है। नायलॉन, पॉलिस्टर ये सब संश्लेषित है। रुई, जूट जैसे जो है वो पौधों से प्राप्त होते हैं। तंतुओं से धागा बनाया जाता है, इस प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिससे वस्त्र बनते हैं, और वो बुनाई जो है बुनाई विधि होती है या फिर बंधाई विधि। तो इस तरीके से आप जो है इन दोनों के बारे में समझ चुके हैं, बनाई और जो बुनाई और बंधाई है उनके बारे में। उम्मीद करता हूं कि लगभग 1 घंटे की जो क्लास हुई है हमारे, उसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।